हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझेंगे डेमोक्रेसी को, जिसे हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र। इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेमोक्रेसी के मीनिंग को, इससे रिलेटेड डेफिनेशंस को, अलोंग विद द नेचर और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो लेट्स बिगिन। बात करें अगर डेमोक्रेसी वर्ड के ओरिजिन की, तो इसे ग्रीक वर्ड डेमोक्राटिया से डिराइव किया गया है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है लोग या पीपल और क्राटोस का मतलब होता है रूल। तो इससे डेमोक्रेसी का मतलब क्या बना? रूल ऑफ द पीपल। इसके अलावा डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका एक ग्रीक ओरिजिन है, क्योंकि जो सबसे पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी, वो की गई थी ग्रीक सिटी स्टेट्स में, जिन्हें पोलिस कहा जाता है, इन द 5th century BCE। एथेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो एंशियंट टाइम्स में एथेंस ही पहली डेमोक्रेसी थी, जिसे कि अथेनियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि मॉडर्न टाइम्स में डेमोक्रेसी सबसे पहले कहां एस्टैब्लिश हुई? द आंसर इज ग्रेट ब्रिटेन। हालांकि कुछ सोर्सेज में आपको इसका जवाब यूएस से मिलेगा, विच इज नॉट ट्रू। लेकिन ओरिजिनली डेमोक्रेसी को एक नेगेटिव टर्म के तौर पर लिया जाता था। क्यों? क्योंकि ग्रीक सिटी स्टेट्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। हर एक इंसान, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता था, और इसीलिए डेमोक्रेसी को माना जाता था रूल बाय अनएडुकेटेड मासेस। प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स का यह मानना था कि सभी लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो अपने लिए एक आइडियल रूलर को इलेक्ट कर सकें, और इसीलिए ऐसे थिंकर्स डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी या भीड़तंत्र मानते थे। और इस प्रकार डेमोक्रेसी जो है, उसका समय के साथ साथ एवोल्यूशन हुआ है, उसकी फॉर्म्स चेंज हुई हैं। पहले एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, उसके बाद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आई, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते थे, और उसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोला जाता था। डेमोक्रेसी तो इवॉल्व हुई है, पर इसका कॉमनली अंडरस्टूड मीनिंग क्या है? ऐसा मीनिंग जो लोग डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएट करते हैं, एंड दैट इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द अल्टीमेट अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द ऑर्डिनरी पीपल। लोकतंत्र एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पर अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होती है? अल्टीमेट अथॉरिटी जनता में निहित होती है। कॉमन मासेस के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपनी पसंद की सरकार को इलेक्ट कर सके, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से हो या इनडायरेक्ट तरीके से हो। लेकिन क्या यही सिर्फ अप्रोप्रिएट मीनिंग है डेमोक्रेसी का? ये हम जानने वाले हैं। तो आ जाते डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी पर। अलग अलग थिंकर्स ने अपने तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है। एरिस्टोटल ने इसको एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना है। क्यों माना है वो मैं आपको बता चुकी हूं। परवर्टेड फॉर्म मीन्स एक बिगड़ी हुई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल का मानना था कि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ द मीडियोकर होता है। ऐसे मीडियोकर या औसत दर्जे के लोग जो कि सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने में लगे रहते हैं, ना कि स्टेट के इंटरेस्ट को। इसीलिए वो इसे मॉब रूल से आइडेंटिफाई करते थे। उनके लिए एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी। फिर एब्राहम लिंकन की डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है विच इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जो कि लोगों की है, लोगों द्वारा है और लोगों के ही लिए है। इसको एक आइडियल डेफिनेशन समझा जाता है डेमोक्रेसी की। फिर आती है लॉर्ड जेम्स प्राइस की डेफिनेशन, जिसमें वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट किसके पास होती है? कम्युनिटी के मेंबर्स के पास। तो इनका भी यही मानना है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द कॉमन पीपल। वो अपनी मर्जी से जिसे चाहे इलेक्ट कर सकते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। सीले की एक डेफिनेशन है दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। लोकतंत्र एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सभी का एक शेयर होता है।
पहले के यूजीसी नेट में इस क्वेश्चन को पूछा जाता था, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इन डेफिनेशंस के अलावा भी हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी टर्म को कई मीनिंग्स असाइन किए जाते हैं। इसका मीनिंग रूल बाय द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड भी होता है, कि गरीब जनता और वंचित लोगों द्वारा रूल। डेमोक्रेसी को एक ऐसी सोसाइटी भी माना जाता है जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इंडिविजुअल की मेरिट को सपोर्ट करती है, उसकी काबिलियत को सपोर्ट करती है, बजाय कि हिरार्की और प्रिविलेज को सपोर्ट करने के। हिरार्की और प्रिविलेज को इनइक्वालिटी से रिलेट किया जाता है। वहीं डेमोक्रेसी को वेलफेयर और रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेट किया जाता है, ताकि एक सोसाइटी से इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए। इट ऑल्सो मीन्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन मेजॉरिटी रूल। जब मेजॉरिटी के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेसी। जैसे कि ऑफिस में कोई लीडर ये कह सकता है कि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, सभी लोगों के पास आजादी है कि वो अपने व्यूज रखें और जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी के बेसिस पर लिए जाते हैं। एंड इट ऑल्सो मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स बाय प्लेसिंग चेक्स ऑन मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी रूल पर चेक रखा जाए ताकि माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये भी कुछ मीनिंग्स हैं जो कि डेमोक्रेसी को असाइन किए जाते हैं या जिनसे डेमोक्रेसी को रिलेट किया जाता है। तो अब बात आती है कि डेमोक्रेसी का एक प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि डेमोक्रेसी क्या है और आप एब्राहम लिंकन की डेफिनेशन बता देते हो, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, एटलीस्ट फॉर यू, बिकॉज आप लोग पॉलिटिकल थियोरी के स्टूडेंट्स हो, पॉलिटिकल साइंस स्टडी करते हो। तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे जो यहां पर मेंशन्ड है कि डेमोक्रेसी का एक नैरो मीनिंग और एक ब्रॉड मीनिंग होता है। नैरो सेंस में डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर लोगों के पास होती है, लोगों में वेस्टेड होती है, निहित होती है, और उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करने की एक फेयर तरीके से। यानी कि सबके पास राइट है कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकें, अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए वोट कर सकें, अपना पब्लिक ओपिनियन रख सकें। फर्दर, इट स्टैंड्स फॉर रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों द्वारा रूल, क्योंकि ये उनकी कंसेंट पर बेस्ड होती है, और लोगों का जो कंसेंट या मर्जी है ये एक गवर्नमेंट को लेजिटिमेट अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी नैरो सेंस में डेफिनेशन है। मैं इंग्लिश में भी इसको रीड आउट कर देती हूँ। दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द पीपल who have the opportunity to participate in open and fair political process. It stands for the rule by the people which gives true legitimacy to the government as it is based on the consent of the ruled. और broad sense में democracy एक way of life भी है और एक type of society भी है। Way of life means जीने का एक तरीका है। जो मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया था ऑफिस वाला, वही होता है डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ, एक जीने का तरीका। फिर आता है टाइप ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी के तौर पर डेमोक्रेटिक सोसाइटी सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी पर बेस्ड होती है। ये सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी को सपोर्ट करती है, जहां पर सभी इक्वल हों, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, जहां कोई ज्यादा अमीर या कोई ज्यादा गरीब ना हो, एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट दी जाए, एक इंसान डिग्निटी के साथ जी सके, और जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हो। ये होता है ब्रॉड सेंस में डेमोक्रेसी का मीनिंग। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी के नेचर या फीचर्स को समझने से पहले हमारे लिए प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में समझना जरूरी है। प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी दो डिफरिंग व्यूज हैं डेमोक्रेसी को लेकर। जहां प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का फोकस रहता है प्रोसीजर्स पर, वहीं सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का फोकस रहता है आउटकम्स पर या रिजल्ट्स पर। सिंपल शब्दों में प्रोसीजरल व्यू ऑफ डेमोक्रेसी का ये मानना है कि अगर हमें एक सोसाइटी में डेमोक्रेसी अचीव करनी है तो हमें डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा।
तो अगर इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स फॉलो करे गए हैं, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर हैं, लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी अचीव कर ली गई है। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का फोकस क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसे इलेक्ट किया जाए या लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कैसे इलेक्ट किया जाए, एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर किया जाए। उसके अलावा लोगों के पास सिविल राइट्स होने चाहिए। दे शुड हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड मूवमेंट, along with the right to follow any religion। वहीं सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का ये मानना है कि सिर्फ सही प्रोसीजर्स फॉलो करने से सोसाइटी में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं होती है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट करना जरूरी है। इसलिए ये आउटकम्स या रिजल्ट्स पर फोकस करती है। सिर्फ प्रोसीजर ही इनफ नहीं है, आउटकम भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। यहाँ ये ब्रॉडर व्यू ऑफ डेमोक्रेसी को अप्लाई कर रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन में, सो दैट सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी आ सके, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, उनका भला हो सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, रिच और पुअर के गैप को कम किया जाए, सो दैट एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट की जाए जिसमें इक्वल सिटीजन्स हों, जो कि डिफरिंग ओपिनियंस को लेकर टॉलरेंट हों, और सभी के पास बराबर हक होना चाहिए अपने रूलर्स को चूज करने का। तो ये सपोर्ट करती है सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को, कि राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन प्रोवाइड किए जाएं। इसके अलावा राइट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, इक्वल वेजेस और हेल्थ केयर, इस प्रकार के राइट्स लोगों को प्रोवाइड किए जाएं। तो इसीलिए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को कहा जाता है मिनिमलिस्ट, वेयरएज सब्सटैंटिव इज कॉल्ड मैक्सिमलिस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि ये आउटकम्स पर फोकस करती है और एक ब्रॉड नजरिया पेश करती है डेमोक्रेसी का, उसको ये सपोर्ट करती है। फिर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स द रूल बाय द पीपल ऑफ अ स्टेट। इसमें एक स्टेट या टाउन या किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी के जो सारे के सारे सिटीजन्स होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट तरीके से हिस्सा लेते हैं। तो आप अपने मन में इमेजिन कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट में जो वहां की सारी पॉपुलेशन है वो वहां के एमएलएज हैं। ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ सके। आप यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट नहीं करते हो, बल्कि जनता डायरेक्टली वोट करती है लॉज एंड पॉलिसीज पर। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रैक्टिस किया जाता था ग्रीक सिटी स्टेट्स में। इसके अलावा कंटेम्पररी टाइम्स में स्विट्जरलैंड में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। और इसकी ऑपोजिट होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। नाम से ही आप समझ गए होंगे, इसमें जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है, जो कि जनता के बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे कि इंडिया में होता है, हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ये प्रैक्टिस की जाती है इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, ब्राजील, कनाडा एंड यूएसए, एंड in fact in so many other countries। और in fact मॉडर्न टाइम्स में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही डेमोक्रेसी से रिलेट किया जाता है। अब इनको समझ लेने के बाद ही हम समझेंगे डेमोक्रेसी के फीचर्स को। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है रूल ऑफ लॉ। लॉ की सुप्रीमेसी डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल फीचर है, और डेमोक्रेसी में हर एक इंसान बिफोर द लॉ इक्वल ही ट्रीट किया जाता है, बिना किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन के। तो डेमोक्रेटिक स्टेट में लॉ सुप्रीम है, कोई धर्म या व्यक्ति नहीं, और हर एक इंडिविजुअल को लॉ को फॉलो करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। और डेमोक्रेटिक स्टेट में हर एक इंसान की ये ड्यूटी है कि वो लॉ को फॉलो करे, क्योंकि वो स्टेट की सुप्रीम कमांड होती है, और ये विद इन द टेरिटरी सभी इंडिविजुअल्स पर इक्वली अप्लाई होता है, और कोई इससे स्केप नहीं कर सकता है, भाग नहीं सकता है।
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी। इक्वालिटी भी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डेमोक्रेसी में सभी इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज और कल्चर। ये लोगों के बीच में एक फेयरनेस लाती है। इसके थ्रू सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द फंडामेंटल राइट्स। एक प्रॉपर या आइडियल डेमोक्रेसी में सरकार की ये ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स को कुछ राइट्स प्रोवाइड करे, और ऐसे ही कुछ राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सिटीजन्स को प्रोवाइडेड होते हैं वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिनको इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है। इसमें आते हैं राइट्स लाइक राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एज वेल एज राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और स्टेट इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो एक इंडिविजुअल कोर्ट भी जा सकता है। और इसी प्रकार ये फंडामेंटल राइट्स एक स्टेट को अथॉरिटेरियन बनने से बचाते हैं। A democratic state cannot take away these rights. Another feature is the free and fair elections. डेमोक्रेसी में हर एक पर्टिकुलर इंटरवल बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, विच मीन्स कि एक सिटीजन के पास आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी से अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए वोट कर सके। उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट करना है। एंड ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू वोट। वो वोट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। स्टेट उनको फोर्स नहीं कर सकती है। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का भी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। वो अलग अलग तरीकों से पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा बनते हैं, चाहे वो वोट करके हो या इलेक्शंस लड़के, या इन केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो तो खुद डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा होते हैं। तो इस प्रकार लोग इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल्सो देयर इज इक्वालिटी इन वोटिंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का तो आपने नाम सुना होगा कि विद इन द स्टेट सभी लोगों के पास राइट टू वोट होना चाहिए, और सभी इंडिविजुअल्स की वोट की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द पुअर एंड अनएडुकेटेड मासेस। तो सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। फिर इसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नाउ व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो तीनों ऑर्गन्स की जो पावर्स हैं वो सेपरेटेड होनी चाहिए। हर ऑर्गन अपना एक फंक्शन परफॉर्म करे। एक लॉ मेकिंग करे, दूसरा लॉ इम्प्लीमेंटेशन करे, तीसरा लॉ एब्जुडिकेशन करे, और ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे के कार्यों में ना इंटरफेयर ना करे बेवजह से। इसके साथ ही साथ आता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नाउ चेक्स एंड बैलेंसेस ये इंश्योर करता है कि कोई एक ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, और इसीलिए ये ऑर्गन्स एक दूसरे पर चेक रखते हैं ताकि एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। जुडिशियल रिव्यूज का एक एग्जाम्पल है। अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में नहीं है तो जुडिशरी उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ साथ जुडिशरी भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है डेमोक्रेसी में। ये इंश्योर करता है कि एक सोसाइटी में, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में लॉ की सुप्रीमेसी बरकरार रहे, कोई भी किसी भी प्रकार से लॉ का उल्लंघन ना करे, और ये इंडिविजुअल्स को किसी भी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। अगर उनके राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। जुडिशरी वहां पर भी सिटीजन्स की मदद करती है, और ये इस बात को भी इंश्योर करती है कि स्टेट का हर ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रहकर फंक्शन करे, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य ना करे। लाइक ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका बिना किसी रीजन के सिटीजन से उनके राइट्स छीन ले। Another important characteristic of democracy is the protection of human freedom. तो डेमोक्रेसी में ह्यूमन की फ्रीडम को तो प्रोटेक्ट किया ही किया जाता है, और वो कैसे किया जाता है? उनको अलग अलग प्रकार के राइट्स प्रोवाइड करके जो कि इन्फोर्सेबल होते हैं। तो लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
freedom of speech, freedom of assembly and association, freedom to reside and settle, ये सब राइट्स इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो कि उसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एक ऐसी स्टेट जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, वहां पर ह्यूमन फ्रीडम प्रोटेक्टेड नहीं है। ऑल्सो देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि प्रेसिडेंट की क्या पावर होगी, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होगी, किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा या पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स किस प्रकार का होगा, तो कौन से सब्जेक्ट स्टेट के पास होंगे, कौन से यूनियन के पास होंगे, बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा, जुडिशरी की क्या पावर्स होंगी, एक इंडिविजुअल के पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, ये सब स्पेसिफाई किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये स्पेसिफाई करता है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट का स्ट्रक्चर या ढांचा कैसा होगा और इंस्टीट्यूशंस के पास क्या क्या फंक्शंस होंगे। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज द मेजॉरिटी रूल। लोकतंत्र या प्रजातंत्र होता तो मेजॉरिटी रूल के प्रिंसिपल पर आधारित है, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि माइनॉरिटीज को दबाया जाएगा, उन्हें सप्रेस किया जाएगा। नो, माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको ऐसे राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनसे वो प्रोटेक्टेड रह सके, उनका वेलफेयर हो सके, सो दैट सोसाइटी में एक सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी आ सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का। ऑल्सो इट इज बेस्ड अपॉन द कंसेंट ऑफ द पीपल। एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के कंसेंट से नहीं बनती या उनकी मर्जी से नहीं बनती, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी कि वो कंसेंट पर आधारित हो, क्योंकि लोगों का कंसेंट ही है जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेजिटिमेट अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डेमोक्रेसी की बहुत सारी फॉर्म्स और मॉडल्स हैं, जो कि हम आगे चलकर समझेंगे। एक वीडियो में इन्हें कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि समय के साथ साथ डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आई, तो कई प्रकार के वर्किंग मॉडल्स आए डेमोक्रेसी के, जैसे कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये थे डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये था हमारा आज का टॉपिक, विच वॉज अ जनरल इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी। ये क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं, इसका क्या नेचर है, क्या इसके फीचर्स हैं। अब हमें एक जनरल आइडिया मिल गया डेमोक्रेसी का, जिससे हमें टाइप्स, मॉडल्स एंड थियोरीज ऑफ डेमोक्रेसी को समझने में बहुत आसानी होने वाली है। सो होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।